नमस्कार दोस्तों, फ्री साइंस सिटी में आपका एक बार स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आपके समक्ष हम बायोलॉजी सीरीज का सामान्य जीव विज्ञान सामान्य परिचय का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और देखते हैं आपका कितने प्रश्नों का सही उत्तर होता है। और जितना भी सही उत्तर हो तो फिर कृपया कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर चुनेंगे और कमेंट में ज़रूर अपना ऑप्शन का 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपना कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न कि जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है वह है। जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है वह है। जीव जंतु पेड़ पौधा जिसका अध्ययन किया जाता है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 है जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा रसायन विज्ञान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना ऑप्शन चुनिए, वीडियो को रोक दीजिए और अपना ऑप्शन चुनिए। बहुत अच्छा जवाब। इस तरह से आपका पहला सही जवाब हुआ जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सभी सजीव अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से। और ये रहा आपके समक्ष दूसरा प्रश्न। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में किसने किया था? लामार्क फ्रांस, ट्राविरेनस जर्मनी, अरस्तु, एक से अधिक या कोई नहीं। वीडियो को रोक करके आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं और पूरे सेट प्रैक्टिस में आप अपना देख सकते हैं कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और कमेंट में भी लिखना ना भूलेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आपका बहुत अच्छा जवाब आया, क्योंकि लामार्क साहब जो फ्रांस के थे और ट्राविरेनस जो जर्मनी के थे, इन्होंने सबसे पहले 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। वहीं अगर अरस्तु साहब की बात करें तो इन्हें मतलब जीव विज्ञान का जनक अथवा जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। जंतु आप कहिए या जीव विज्ञान कहिए, इनका जनक माना जाता है। और लामार्क साहब और ट्राविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और समझाया था। तो उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से जो कर्ता हो सजीव किसे कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से जो कर्ता हो मतलब कि जो सजीव होने का शर्त क्या है, ये सवाल पूछ रहा है कि श्वसन और वृद्धि करता हो, पोषण और पाचन करता हो, उत्सर्जन और प्रजनन करता हो, एक से अधिक या कोई नहीं। ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। कमेंट में उत्तर लिखना ना भूलेंगे। वीडियो को रोक करके अपना ऑप्शन को चुनिए और देर ना करते हुए चलिए। आपका बहुत अच्छा जवाब। और इस तरह से एक से अधिक सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सजीव होने का यही शर्त है कि वह श्वसन यानी सांस लेता हो, सांस के बाद पोषण यानी भोजन करता हो, पाचन भी करता हो, पचाने के बाद जब वह वृद्धि करता हो, उत्सर्जन यानी वह पसीना निकलता हो या मूत्र के रूप में, मल के रूप में जो निकलता है उसे उत्सर्जन कहते हैं, और प्रजनन करता हो, अपने समान एक नए जीव का उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है। इस तरह से सही उत्तर नंबर 4। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो ऑप्शन है लामार्क, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि लामार्क साहब ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1802 ईस्वी में, और इनके साथ लामार्क साहब थे। और अरस्तु साहब की बात करें तो जंतु विज्ञान कहें या जीव विज्ञान कहें, अरस्तु साहब को माना जाता है। जीव विज्ञान अर्थात जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु साहब, ये ऑप्शन सही होगा। और थियोफ्रेस्टस साहब की बात करें तो थियोफ्रेस्टस साहब को वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वनस्पति
वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रेस्टस साहब की किताब है। इन्होंने अपनी पुस्तक में 500 प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन किया था और उनके बारे में थियोफ्रेस्टस साहब ने हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने जिक्र किया था। और अरस्तु साहब की एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमिलियम। इन्होंने भी अपने पुस्तक में 500 प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें जीव अर्थात जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं और थियोफ्रेस्टस साहब वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। और ये रहा आपके सामने 5वां प्रश्न, हिस्टोरिया एनिमिलियम किस वैज्ञानिक की रचना है। जैसा कि हम लोग पीछे अभी पढ़े हैं पिछले क्वेश्चन में कि हिस्टोरिया एनिमिलियम किस वैज्ञानिक की रचना है। आपके सामने 4 ऑप्शन, वीडियो को रोक करके आप अपना ऑप्शन चुनिए और कमेंट में लिखना जरूर, मतलब कमेंट में लिखना ना भूलें। और एक तरह से आप अपने आप को मूल्यांकन करें कि इसमें से आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ और कितना याद है और कितना नहीं याद है और इस वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए आज का सही उत्तर हिस्टोरिया एनिमिलियम का मतलब जंतु विज्ञान, ये ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। जैसा कि पीछे हम लोग बता चुके हैं कि अरस्तु साहब का पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमिलियम। इन्होंने अपनी पुस्तक में 500 प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया। और थियोफ्रेस्टस साहब की बात करें तो इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने अपनी पुस्तक में 500 प्रकार के 500 प्रकार के पेड़ पौधों का जिक्र किया है। और रही बात ट्रेवी रेनस साहब की, तो ट्रेवी रेनस साहब और लैमार्क साहब ने मिलकर जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1802 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं। और ये रहा हमारा 6ठा प्रश्न, किसी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। किसी जीव के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। अंग, कोशिका, उत्तक या अंग तंत्र। आपके सामने 4 ऑप्शन, वीडियो रोक करके आप अपना उत्तर दे सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और बहुत अच्छा जवाब। इस तरह से जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। इसमें होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक फर्क होता है। जब हम सेल वाला जब हम विषय लेकर आएंगे यानी कोशिका वाला, उसमें हम कोशिका के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और वहाँ पर हम लोग से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर मोटा मोटी बता देते हैं। बहुत सारे कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। बहुत सारे कोशिका मिलकर एक उत्तक का निर्माण करते हैं और बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। अंग जैसे कि हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, ये सब अंग हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, हमारा श्वसन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया। ये सब जो मिलकर बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक संपूर्ण शरीर यानी जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो चलते हैं आगे। और ये रहा आपके सामने 7वां प्रश्न, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण अर्थात फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है। एक बार खुद से भी सवाल पढ़ें और जवाब देने की कोशिश करें। कमेंट में लिखना जरूरी लिखें, कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को रोक करके जरूर अपना जवाब दें। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण अर्थात फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है। अरस्तु को, लाइमार्क को, कार्ल लिनियस को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपके सामने ये चारों ऑप्शन आप पढ़ चुके होंगे और अपना उत्तर चुन लिए हैं। बहुत अच्छा जवाब आपका कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को माना जाता है। वर्गीकी के पिता कार्ल लिनियस को माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे, इनकी एक पुस्तक है सिस्टमा नेचुरे, इसी पुस्तक में सारे जीव जंतुओं का इन्होंने वर्गीकरण किया है। और लैमार्क साहब की बात करें तो ये जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इन्होंने, लैमार्क साहब और ट्राइवीरेनस ने मिलकर 1802 ईस्वी में। और अरस्तु साहब के बारे में हम लोग जानते ही हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न, जीवधारी के वर्गीकी के मुख्य रूप से कौन कौन से स्टेप होते हैं। जीवधारी के वर्गीकी के मुख्य रूप से कौन कौन से स्टेप होते हैं, यहाँ पर स्टेप पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, एक से अधिक या कोई नहीं। बहुत अच्छा जवाब। यहाँ पर एक से अधिक होगा। यहाँ पर सही उत्तर एक से अधिक होगा। इसलिए होगा कि किसी भी जीवधारी को जब हम पहली बार देखते हैं तो उसकी पहचान करते हैं, फिर उसके बाद पहचान करने के बाद उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वर्गीकरण करने के बाद उसका नामकरण करते हैं। कैसे? किसी जीव को हमने पहले देखा तो वह शाकाहारी है या मांसाहारी है, तो वहाँ पर वर्गीकरण ये शाकाहारी है, ये शाकाहारी जानवर है। अब उसके आधार पर इसका नामकरण होगा। तो सबसे पहले वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस साहब ने ये अपने पुस्तक सिस्टमा नेचुरे में ये बताया था। उम्मीद है अच्छा हेल्प हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो पहले चलते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, किसी जीव जंतु की पहचान होगी। उसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होगा। उसके आधार पर नोमेनक्लेचर यानी नामकरण होगा। तो चलते हैं, देर न करते हुए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। और ये रहा आपके सामने नवा प्रश्न, वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। हिस्टोरिया प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरे, हिस्टोरिया एनिमिलियम। तो मैंने सब ऑप्शन के साथ डील कराते हुए आगे बढ़ा और यहाँ पर लगता है कि रिपीट जैसा हो रहा है। हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम यह किसकी रचना है? थियोफ्रेस्टस साहब की रचना है, थियोफ्रेस्टस। और सिस्टमा नेचुरे ये है कार्ल लिनियस। कैरोलस लिनियस कहें या कार्ल लिनियस। और हिस्टोरिया एनिमिलियम ये अरस्तु साहब की रचना है, आप पीछे जाकर अरस्तु साहब और ये हिस्टोरिया प्लांटेरम के बारे में जानकारी ले सकते हैं, हमने पीछे बता दिया है। रही बात सिस्टमा नेचुरे कार्ल लिनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह इसमें सभी जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में बताया गया। इस तरह से ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे। ये रहा आपके सामने 10वां प्रश्न, समस्त जीवों को 2 जगत प्रणाली में किस वैज्ञानिक ने विभाजित किया। समस्त जीवों को 2 जगत प्रणाली में किस वैज्ञानिक ने विभाजित किया। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन, चारों में से एक वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आप अपना ऑप्शन चुनें और कमेंट में लिखना न भूलें। देखते हैं आपका इनमें से कितना सही जवाब होता है। तो इस तरह से आपका बहुत अच्छा जवाब कि समस्त जीवों को 2 जगत प्रणाली में किस वैज्ञानिक ने विभाजित किया। तो 2 जगत प्रणाली के जनक यहाँ पर कैरोलस लिनियस को माना जाता है। कैरोलस लिनियस को 2 जगत प्रणाली के अंतर्गत 2 आते हैं। पहला पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। कैरोलस लिनियस द्वारा अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे में पादप और जंतु जगत के बारे में वर्गीकरण किया गया है। तो इस तरह से सही उत्तर। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके सामने 11वां प्रश्न, 3 जगत वर्गीकरण के प्रतिपादक कौन है। 3 जगत वर्गीकरण के प्रतिपादक कौन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आप अपना ऑप्शन चुनिए। कैरोलस लिनियस साहब की बात करें तो इनके बारे में द्विजगत प्रणाली, द्विजगत, इसमें हमने बताया कि इसमें आता है पादप और जंतु। तो इस तरह से आपका सही जवाब दूसरा है, अर्नेस्ट हैकल। इनके द्वारा 3 जगत वर्गीकरण के बारे में इन्होंने बताया है। 3 जगत में आता है, पहला पादप, दूसरा जंतु
तीसरा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा पादप और जंतु के बारे में तो हम लोग जानते हैं, पादप यानी पेड़ पौधा, घास फूस, साग सब्जी जो है, और जंतु में है जानवर, जीव जंतु जितना आता है, मानव से लेके सारी चीज। और प्रोटिस्टा की बात करें तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा में इसी सीरीज में हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में जानेंगे। और आर.एच. व्हिटेकर साहब की बात करें तो इनको 5 जगत प्रणाली के जनक माने जाते हैं। 5 जगत, इनके बारे में हम अगला क्वेश्चन में बात करेंगे। और ये रहा आपके सामने पिछले प्रश्न के भांति कि 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा जगत या कवक। तो आपका सही, बिल्कुल सही जवाब ये पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा जगत। इसमें कवक जगत नहीं आता है। तो चलिए देर न करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यह रहा आपके सामने 13वां प्रश्न। 5 जगत वर्गीकरण के प्रतिपादक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? 5 जगत वर्गीकरण के प्रतिपादक किस वैज्ञानिक को कहते हैं? आर.एच. व्हिटेकर, कैरोलस लिनियस, अर्नेस्ट हाइकल। अर्नेस्ट हाइकल। चौथा, एक से अधिक या कोई नहीं। वीडियो को पॉज करके आप अपना उत्तर सोचिए और कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। इस तरह से आर.एच. व्हिटेकर साहब की बात करें, आर.एच. व्हिटेकर साहब की बात करें तो इन्होंने ही 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 5 जगत, और कैरोलस लिनियस साहब ने 2 जगत, और अर्नेस्ट हाइकल साहब 3 जगत। तो अर्नेस्ट हाइकल साहब की बात, ये साइकिल नहीं हाइकल है, हाइकल। तो 3 जगत में तो बता दिया गया है कि पादप जंतु और प्रोटिस्टा। 2 जगत में बताया गया है पादप और जंतु के बारे में, इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे में बताया। और आर.एच. व्हिटेकर साहब 5 जगत, इसमें पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, कवक और मोनेरा। कवक और मोनेरा के बारे में आर.एच. व्हिटेकर साहब 5 जगत वर्गीकरण के प्रतिपादक हैं। पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, कवक और मोनेरा। चलिए देर न करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? पादप और जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा और कवक जगत। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि पादप भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, प्रोटिस्टा भी आते हैं, मोनेरा और कवक दोनों आते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, एक से अधिक। तो चलते हैं हम लोग आगे। और ये रहा आपके सामने 15वां प्रश्न। मोनेरा जगत में आने वाले मुख्य रूप से कौन कौन से जीव हैं? मोनेरा जगत में आने वाले मुख्य रूप से कौन कौन से जीव हैं? वीडियो को रोक के आप अपना उत्तर, इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शन, और आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ऑप्शन नंबर 4, इसलिए कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं मोनेरा जगत में। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह रहा 16वां प्रश्न। प्रोटिस्टा जगत में आने वाले जीवों के बारे में बताएं। प्रोटिस्टा जगत में आने वाले प्रमुख जीवों के बारे में बताएं। एक कोशिकीय जलीय जीव, बहुकोशिकीय जलीय जीव, यूकैरियोटिक जीव, एक से अधिक या कोई नहीं। इस तरह से आप वीडियो को रोक करके जरूर उत्तर चुनें और कमेंट में लिखना ना भूलें। तो इस तरह से आपका सही उत्तर एक से अधिक, चौथा एक से अधिक, क्योंकि एक कोशिकीय जलीय जीव होगा, एक कोशिकीय जलीय जीव होगा, यूकैरियोटिक जीव भी होगा, लेकिन बहुकोशिकीय जीव नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जलीय जीव और यूकैरियोटिक जीव आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से 17वां प्रश्न आपके सामने। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों का सही विकल्प कौन सा है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों का, हमने पिछला सवाल पढ़ा प्रोटिस्टा जगत में आने वाले कौन कौन से जीव आते हैं, कौन कौन से समूह के जीव आते हैं। तो वहां पर हमने पढ़ा जलीय जीव, यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, वहां पर बहुकोशिकीय नहीं था। इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर भी सही होगा, क्योंकि
इसमें प्लाज्मोडियम भी आता है प्रोटिस्टा जगत में, पैरामीशियम भी आता है, अमीबा और यूग्लिना भी आता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, वह जीव जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है जो कि पादप तथा जंतु के बीच कड़ी का काम करता है, वह कौन है? पादप और जंतु के बीच का कड़ी का काम करता है, पादप और जंतु के बीच का कड़ी का काम करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या नन ऑफ दीज भी कह सकते हैं, चौथा ऑप्शन छूट गया है। तो इस तरह से यूग्लिना एक ऐसा जीव है जिसे जंतु तथा पादप के बीच कड़ी का काम माना जाता है। जंतु और पादप के बीच कड़ी का जो काम करता है उसे यूग्लिना कहते हैं, यूग्लिना ही ऐसा है। तो इस तरह से सही उत्तर। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। और ये रहा आपके सामने प्रश्न, सभी रंगीन पेड़ पौधों जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा वृद्धि करते हैं वह पादप जगत में आते हैं। सभी रंगीन पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा वृद्धि करते हैं वह पादप जगत में आते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, पुष्पीय तथा अपुष्पीय होते हैं, एक से अधिक या कोई नहीं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, क्योंकि यूकैरियोटिक तो सेल होता ही है, बहुकोशिकीय होते हैं क्योंकि बहुत सारे कोशिका मिलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, पुष्पीय तथा अपुष्पीय ये भी होते हैं, चाहे फूल उसमें हो या फूल ना हो, वो भी रंगीन पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं वो यूकैरियोटिक तो होते ही हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, पुष्पीय तथा अपुष्पीय सभी होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये रहा आपके सामने 19वां प्रश्न, जंतु जगत में आने वाले जीवों को हम पहचान सकते हैं जो निम्नलिखित है। जंतु जगत यानी जीव जगत में आने वाले जीवों को हम पहचान सकते हैं जो निम्नलिखित है। वो क्या क्या करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन को चुने और देखें कितना सही होता है और कितना गलत होता है। वो सर्वव्यापी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो इस तरह से चौथा नंबर सही होगा क्योंकि सर्वव्यापी होते ही हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। यहाँ पर बहुकोशिकीय का मतलब बहुत सारे सेल मिलकर हम लोग जब सेल कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा विस्तार से जानेंगे और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में बताएंगे। सर्वव्यापी तो मालूम ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपके सामने 20वां प्रश्न, विषमपोषी जीव कवक सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं अर्थात मृत जीवी होते हैं। यहाँ पर पॉइंट पर ध्यान देने वाली बात है, विषमपोषी जीव कवक सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं अर्थात मृत जीवी होते हैं। वह है क्या है? इसमें मशरूम है, ईस्ट है, खमीर या पेनिसिलियम है, या एक से अधिक या कोई नहीं। आप अपना उत्तर जरूर लिखें, वीडियो को रोक करके अपना उत्तर सोचें और कमेंट में उत्तर जरूर दें। तो इस तरह से आपका बहुत ही अच्छा जवाब आया है कि एक से अधिक आंसर होगा, क्योंकि कवक जगत के अंतर्गत मशरूम, ईस्ट और पेनिसिलियम ये मुख्य रूप से आते हैं, जो विषमपोषी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं, ये मृत जीवी होते हैं, मरे हुए चीजों को खाते हैं, सड़े गले हुए चीज को खाते हैं। कवक जगत के अंतर्गत मशरूम, ईस्ट और पेनिसिलियम ये तीनों ऑप्शन के अनुसार ये आते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। और ये रहा आपके सामने प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है? और ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, रॉबर्ट हुक, फराडे, ग्रेगर मेंडल। बहुत ही अच्छा जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब रॉबर्ट हुक को माना जाता है। इन्हें कोशिका, सबसे पहले इन्होंने ही कोशिका की खोज किया था। इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था, मृत कोशिका के। रही बात जीवित कोशिका की खोज, तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक अलग है। तो आपका सही जवाब रॉबर्ट हुक है। सॉरी, इस तरह से थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। तो इस तरह से सही उत्तर आपका रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। एक सूखे हुए पेड़
या पौधे के कोशिका में इन्होंने देखा था जो मृत कोशिका था। और रही बात जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हम लोग कोशिका चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे सभी कोशिका के बारे में। कोशिका के अंतर्गत जितने भी सवाल आते हैं वो नहीं छूटेगा। हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और बहुत कोशिश करेंगे हम चैप्टर वाइज सारा चैप्टर आपको खत्म कराएं। पाचन तंत्र से लेके रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र से लेके हमारा जो तंत्रिका तंत्र है पूरा चैप्टर वाइज हम लेके आएंगे, जहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलते हैं हम लोग आगे। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। सजीव और निर्जीव के बीच जो कड़ी का काम करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? सजीव और निर्जीव के बीच जो कड़ी का काम करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन: जीवाणु, विषाणु, युग्लिना, एक से अधिक या कोई नहीं। आपका बिल्कुल सही जवाब कि सजीव और निर्जीव के बीच जो कड़ी का काम करता है वह वायरस, वायरस यानी विषाणु का काम करता है सजीव और निर्जीव के बीच। और युग्लिना की बात करें तो यह पादप यानी पेड़ पौधा और जीव के बीच कड़ी का काम करता है युग्लिना। और जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है यह प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल को यूं कहें कि प्रोकैरियोटिक सेल में यानी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ एक झिल्ली होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये झिल्ली का निर्माण नहीं होता, इसलिए अविकसित माना जाता है। और यूकैरियोटिक में केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली का निर्माण होता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक कहलाता है। बहुत सारे डिफरेंस हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा बताए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया कमेंट में जवाब लिखना ना भूलेंगे और इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर हो सके तो अपने साथियों के बीच में भी शेयर करेंगे। अगर लगा होगा कि हाँ हमको भी लाभ है तो अपने साथियों को भी लाभ देना ज़रूरी समझेंगे। तो इस तरह से हम आपके लिए चैप्टर वाइज लेकर आएंगे और सारा चैप्टर वाइज कराएंगे। एक भी हमारा प्ले लिस्ट में जाकर आप देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और कमेंट करना ना भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।